अर्थ जो है वो सन के चारों साइड चक्कर लगा रही है। आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है? कौन उसको ऐसा करने में मजबूर कर रहा है? जो एक बॉल है वो बहुत तेजी से आती हुई बॉल बैट में टकराते के साथ तुरंत अपनी डायरेक्शन बदल ले रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप एक पेड़ को शेक करो तो सारे फ्रूट्स अपने आप गिरने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अपन को तोड़ना नहीं पड़ा और अपने आप सारे फ्रूट्स गिर गए? अगर आप स्पेस में हो तो वहां पर आपको ग्रेविटी महसूस नहीं होती, आप आराम से फ्लोट कर सकते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप कोई चेयर में बैठे हुए हो या कोई गाड़ी में बैठे हुए हो जिसमें व्हील्स लगी हुई हैं, और अगर आप एक बॉल को आगे फेंको, हैवी बॉल को, तो आप पीछे चल जाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर एक गाड़ी है, मान लो जा करके वो दीवार से टकराई, तो गाड़ी तो तुरंत रुक जाती है, लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है तो आप फेंका जाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारे सवालों का जवाब अपन को मिलेगा आज के अपने इस चैप्टर में, जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में अपन पूरा एनएलएम के एक एक फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कैसे करना है ये भी देखेंगे एक एक एग्जांपल्स के साथ। सारी छोटी से चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी जो आपने क्लास में करी होंगी पूरा रिवाइज हो जाएगा। मतलब आपका 8-10 घंटे का लेक्चर्स में आपको 1 घंटे में पूरा रिवाइज करने वाला हूं, हर छोटी छोटी चीजें। इसलिए इस सीरीज का नाम है एसएमएस सीरीज, शॉर्ट में सब कुछ। शॉर्ट में आपको सब कुछ मिलेगा यहां पर, की पॉइंट्स, एग्जांपल, थ्योरी, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है से लेकर के फॉर्मूला, सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आईआईटी जेईई और नीट के रिवीजन के लिए। मैं पिछले 5 सालों से बहुत सारे अलग अलग जगह पढ़ा चुका हूं। ठीक है, नागपुर, हैदराबाद, कोटा, हर जगह। और इतनी सारी जगह पढ़ाने के बाद मैं आपके लिए ये एसएमएस सीरीज लेकर के आया हूं, शॉर्ट में सब कुछ, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के पूरे 40 चैप्टर्स का वन शॉर्ट वीडियोस बना के देने वाला हूं। शॉर्ट में सब कुछ वीडियो बना करके देने वाला हूं, जिसमें से 5 चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। ये आपका 6th चैप्टर है, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले अपन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सारी बातें फोर्स की करेंगे। ठीक है, वेक्टर है, स्केलर है, क्या क्या है जो आपने बचपन में सुनी है। फिर अपन 9th क्लास का रिवीजन करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ जो आपने 9th में पढ़ा था। बहुत स्पीड में अपन 9th का रिवाइज करेंगे। फिर अपन चर्चा करेंगे नॉर्मल और टेंशन के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। इन दोनों के ऊपर चर्चा करने के बाद अपन फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाना सीखेंगे। और जैसे ही आपको एफबीडी बनाना आ गया, उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के ऊपर। जो आपने बचपन में किए थे 9th में, वो बहुत इजी लेवल के किए थे। अब यहां पर अपना लेवल बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, ये प्रॉब्लम के बाद मेन अपना आएगा प्रॉब्लम, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, जिसमें आपके यूज होंगे पूरा कंस्ट्रेंट मोशन। याद आ रहा है कि इससे पहला वाला चैप्टर कंस्ट्रेंट मोशन मैंने रिवाइज किया था, वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स में। उसके बाद अपन फ्रेम्स की बात करेंगे, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर उसी के आगे उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपन को एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, दैट इज सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स। ठीक है, जिसके मदद से आप बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो जहां पर न्यूटन दिया नहीं बता पा रहे थे, मतलब वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फेल हो रहा था। ठीक है, तो उसको फिर से वैलिड बनाने के लिए अपन ने सूडो फोर्स निकाला था। फिर उसके बाद अपन करेंगे लिफ्ट प्रॉब्लम, फिर स्प्रिंग प्रॉब्लम। स्प्रिंग प्रॉब्लम में अपन बात करेंगे भैया स्प्रिंग काट दी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन करेंगे स्प्रिंग प्रॉब्लम में। चलो, तो बिना किसी देर के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स। भैया फोर्स क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मतलब जब आपने मास को लिया है केजी में, लेंथ को लिया है मीटर में, और टाइम को लिया है सेकेंड्स में, तब जो आपकी यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूटन। लेकिन जब आपने सीजीएस में लिया है, मतलब लेंथ को लिया है सेंटीमीटर में, मास को लिया है ग्राम में, और टाइम को लिया है सेकेंड्स में, तब जो आपकी यूनिट होती है उसको बोलते हैं डाइन। ठीक है, अब ये दोनों सेम चीज की यूनिट है, तो इनके बीच में रिश्ता तो होना चाहिए ना। तो इसके बीच में रिश्ता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। 10⁵ मतलब 1 लाख डाइन मिल करके 1 न्यूटन बनता है, डाइन। ठीक है, अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन फोर्स के पास एक तीसरी चीज भी है, क्या किसी को पता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ऑल्दो इस पूरे चैप्टर में थर्ड पॉइंट अपना कोई काम नहीं आने वाला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो कब काम आएगा? जब अपन रोटेशनल पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ चलने वाला। या अपन क्या मान रहे हैं? सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो उसमें फोर्स लगाया, कहां लगाया इससे मतलब नहीं है, किस डायरेक्शन में लगाया जरूरत है और कितना लगाया, बस 2 चीज की जरूरत है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बट जब अपन रोटेशनल की भी बात करेंगे, मान लो आपको गेट खोलना है, तो एक बात बताओ, गेट को आप एकदम हिंज के पास से खींच के खोलते हो कि दूर से?
दूर से पकड़ के ना ताकि इजीली खुले। तो फोर्स कहां लगाया ये भी बहुत जरूरी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में अपन ने सारी चर्चाएं कर ली है। चलो अब जल्दी से 9th का रिवाइज करते हैं। तो चलो जल्दी से पुरानी यादें ताजा करते हैं। क्लास 9th में अपन ने पढ़ा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, या फिर वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता रहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। और इनर्शिया क्या बोलता था, इनर्शिया बोलता था कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को प्रिजर्व करके रखना चाहता है। अब अगर आप भावनाओं की बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया दोनों सेम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों सेम है, नहीं। एक तो लॉ है और एक प्रॉपर्टी है, तो दोनों कैसे सेम हो सकते हैं, 1 kg और 1 मीटर सेम हो सकते हैं क्या, नहीं। 1 kg और 1 मीटर है, कैसे कर सकते हो सर गवारपन ऐसा। तो वैसे ही न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया दोनों अलग चीजें हैं, ऑल्दो दोनों की भावनाएं सेम है, दोनों का मतलब सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब दूसरा लॉ पढ़ने से पहले अपन को रिवाइज करना है मोमेंटम। अब कई जगह मोमेंटम बताया जाता है कि कितना मोशन कंटेंट है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। भैया मोशन कंटेंट है, क्या क्या गवारपन हो रहा है ये, है। चलो ठीक है भैया, छोटे छोटे क्लास 9th के बच्चे तो हो नहीं कि भैया सर मोमेंटम का फील कराओ, मोमेंटम का फील कराओ। अरे भैया बार बार कैलकुलेशन करने में एक टर्म आ रही थी m इंटू वी, और वो बहुत जगह यूज आ रही थी, तो अपन ने क्या बोल दिया भैया इसको मोमेंटम। तो मोमेंटम इज सिंपली डिफाइंड एज मास इंटू वेलोसिटी। अब लोग बोलते हैं देखो मोशन कंटेंट कैसे ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा है, दो ऑब्जेक्ट हैं सेम स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसको रोकने में ज्यादा ताकत लगेगी, मतलब उसमें ज्यादा मोशन है, तो उसका मोमेंटम ज्यादा। या फिर दोनों का सेम मास है लेकिन एक की वेलोसिटी ज्यादा, तो उसको रोकने में ज्यादा मेहनत लगेगी, इसका मतलब उसमें ज्यादा मोशन कंटेन्ड है। अब इसका कोई सच क्लियर मीनिंग कुछ नहीं है, बस ये है कि अपन ने डिफाइन ही ऐसे किया भैया, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और सीजीएस यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम अगर आपको पता चल गया तो अब आपको न्यूटन सेकेंड लॉ भी याद आ गया होगा। क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कई लोग बोलते हैं सर F इक्वल टू एम इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ना 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 भैया, ये गड़बड़ी नहीं करनी है। F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ का रिजल्ट है, एक रिजल्ट है, बट F इक्वल टू एम ए इज नॉट न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू dp बाई dt। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और P क्या है, मोमेंटम, तो F इक्वल टू d mv बाई dt। अब अगर मास कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा और dv बाई dt क्या बन जाएगा, a। तो F इक्वल टू ma एक रिजल्ट है किसका, न्यूटन सेकेंड लॉ का। और अगर मास कांस्टेंट ना मानो, अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लो, जैसे रॉकेट में होता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्यूल निकल रहा है और मास चेंज होता है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा और dm बाई dt आ जाएगा। तो ये जो फोर्स लगता है ये होता है थ्रस्ट फोर्स। रॉकेट साइंस मतलब रॉकेट जो उड़ती है वो इसी थ्रस्ट फोर्स के कारण उड़ती है। तो F इक्वल टू ma क्या न्यूटन सेकेंड लॉ है, नहीं। ठीक है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, देखो थर्ड लॉ से ही आपका वो एक्सप्लेन होता है। जैसे अगर आप एक गाड़ी में बैठे हो, बॉल को आगे फेंक रहे हो तो आप पीछे जा रहे हो, है कि नहीं, तो ये क्या है, थर्ड लॉ से एक्सप्लेन होता है। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन, ये तो सब बच्चे के मुंह जवान मतलब टंग में एकदम होगा, है ना। एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ये आगे ऐसे गैस निकल रही है तो वो पीछे भाग रहा है, आप बोट से आगे कूदे तो बोट पीछे जा रही है। ठीक है, एक आपका ये है, यहां पर से वो निकली क्या बोलते हैं, आग का गोला निकला, तो ये जो आपका पूरा है वो पीछे गया, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके, न्यूटन थर्ड लॉ के। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं न्यूटन थर्ड लॉ की, याद रखना। इतना तो बच्चों वाली बात सबको याद होती है, ठीक है। क्या क्या बात है कि जो एवरी एक्शन देयर इज अ अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। तो एक्शन रिएक्शन जो आपके पेयर हैं, इनके बारे में चार बातें बहुत याद रखना। ठीक है, इनको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। तो ये हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। सर हाँ सर, वो तो पता चल रहा है, डेफिनेशन में है इक्वल एंड अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, इतना तो सर डेफिनेशन से समझ में आ रहा है। दो बातें और, ये हमेशा
अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगेगा। याद रखना, मैं अगर इस दीवार में फोर्स लगा रहा हूं तो दीवार मेरे को फोर्स लगा रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगेगा, कभी भी एक ऑब्जेक्ट में नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हमेशा सेम इंस्टेंट में लगेगा। मैंने जब दीवार को धक्का मारा, दीवार भी मेरे को उसी समय मार रही है। ऐसा नहीं कि मैंने इसको एक मार दिया, अभी थोड़ी देर बाद आएगी दीवार मेरे से बदला लेने, ऐसा होता है क्या? है तो ऐसा गवारपन नहीं करना है। तो ये चार बातें एकदम दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, कि सेम मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगते हैं और सेम इंस्टेंट पे लगते हैं, ठीक है। चलो तो अब अपन करेंगे चर्चा नॉर्मल पे। नॉर्मल क्या है? फोर्स है। कब लगता है? जब कोई चीज कांटेक्ट में आती है। जब तक दो चीज कांटेक्ट में ना आए तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं लगता। तो मैंने जब इस दीवार को फोर्स लगाया तो वो भी क्या था? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं सर? नॉर्मल तो जनरली 90 डिग्री के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल सही। यहां पर भी नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा वो किसी ना किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। क्योंकि देखो, नॉर्मल फोर्स का कब लगेगा? जब कोई चीज कांटेक्ट में है, और अगर कोई कांटेक्ट में है तो वो वहां पर जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हमेशा लगता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। बात चमकी क्या? चलो आगे देखते हैं। नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स। मैंने अभी आपको बताया, इट एक्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत होगी तभी लगेगा। फ्रिक्शन के जैसा है। फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था ना कि जब तक जरूरत है तब लगेगा, जरूरत नहीं तो नहीं लगेगा। मान लो एक चेयर है, जमीन में रखी हुई है, तो उस जमीन और चेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, लेकिन लग रहा है क्या? नहीं। आप अगर उसको चेयर को सरकाने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन रोकेगा, जब तक फालतू का शो ऑफ करने की आदत नहीं है उसको, ठीक है, वो एकदम अच्छा बच्चा है फ्रिक्शन। वैसे ही नॉर्मल भी जब जरूरत होगी तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अभी ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट आपस में टच करके रखे हुए हैं, ऑल्दो कांटेक्ट है उनके बीच में, लेकिन क्या उनके बीच में नॉर्मल फोर्स है? नहीं। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, अगर आपने एक्सटर्नल ढकेलने की कोशिश करी बी को, तो अब बी जो है वो ए को ढकेलने की कोशिश करेगा और इनके बीच में नॉर्मल फोर्स होगा। अब यहां पर ऐसे नॉर्मल फोर्स होगा। चमक गई क्या बात? चलो फिर, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इसीलिए तो नॉर्मल फोर्स कहलाता है कि नहीं? तो अब देखो, जैसे अगर यहां पर ये सरफेस है तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक दीवार है तो दीवार के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा और इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ तो, एकदम शार्प ऑब्जेक्ट हुआ तो? अरे भैया, अगर एक शार्प हुआ तो दूसरा तो कर्व्ड होगा, और अगर दोनों शार्प हैं तो वो एकदम ऐसे तो रह नहीं सकते एकदम, ये भी एकदम शार्प ये भी एकदम शार्प और ऐसे रह जाए, वो तो फिसल जाएंगे इधर उधर, है कि नहीं? तो जब भी अगर एक एंड भी शार्प है तो दूसरा तो कर्व्ड होगा, तो दूसरा अगर कर्व्ड है तो उस सरफेस को देखो जो कर्व्ड है, उस पॉइंट में वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। मतलब एक ना एक सरफेस तो प्लेन होगा, वहां से देखो और उसके परपेंडिकुलर में आप ड्रॉ कर दो नॉर्मल फोर्स को, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, जब जरूरत होगी तभी लगेगा, परपेंडिकुलर में लगेगा। और क्या बात है? इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट मेरे हाथों में रखा है, ठीक है, तो धरती माता इसको नीचे खींच रही है। अब ये और मेरा हाथ कांटेक्ट में है, तो मेरा हाथ इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। कहां? इस तरीके से कि वो इसको कंप्रेस कर सके। देखो, धरती माता नीचे खींच रही है और मैं इसको ऊपर, मतलब मेरा हाथ इसके ऊपर नॉर्मल कहां लगा रहा है? ऊपर, तो ये कंप्रेस हो रहा है कि नहीं? सोचो, अगर एक बहुत भारी चीज रखो और उसके नीचे रुआ लगा दो, और अगर आप रखो तो देखो रुआ पूरा कंप्रेस हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या करने का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट सर क्यों बताया? ये इसलिए बताया ताकि आपको ये पता लग पाए कि अच्छा डायरेक्शन कहां होगी नॉर्मल की। मान लो इस ऑब्जेक्ट में बात करनी है, तो इस ऑब्जेक्ट में मेरा हाथ कहां फोर्स लगाएगा ताकि उसको कंप्रेस कर सके? तो ऊपर, नीचे नहीं लगाएगा, नीचे लगाता तो खिंचा जाता, ये खिंचाएगा नहीं, दबाएगा, ठीक है, कंप्रेस करेगा, इसीलिए। बात चमकी क्या? सारी की सारी चीज, ठीक है। तो देखो, जैसे ए और बी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ए वाला जो है वो बी को किधर फोर्स लगाएगा? वो देखो, जैसे येलो कलर का आपको दिख रहा है डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो नेक्स्ट इज चाय पे चर्चा ऑन टेंशन। टेंशन के बारे में बात करते हैं। तो टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि टेंशन फोर्स होता क्या है। रस्सी जब भी खिंचाती है तो रस्सी फोर्स लगाती है। मान लो अभी मैं एक रस्सी से एक पत्थर को लटका दूं, तो उस पत्थर को कौन पकड़ के रखा है? रस्सी। तो रस्सी ने जो उस पत्थर के ऊपर फोर्स लगाया है उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो टेंशन एक फोर्स है, तो इसकी भी यूनिट न्यूटन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टेंशन कहां लगता है?
हमेशा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लगेगा। भले वो स्ट्रिंग कैसी भी हो, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, स्ट्रिंग इधर हो इधर हो इधर हो, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे यहां पर देखो ब्लू कलर जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, तो वो हमेशा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है। जो ग्रीन कलर की आपकी स्ट्रिंग है उसी की डायरेक्शन में है। दूसरा, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, जो 99.9% केसेस में होगा, 99.9% केसेस में आपका स्ट्रिंग मासलेस होगा। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। मतलब व्हाइट कलर की जो आपको स्ट्रिंग दिख रही है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम, किसी भी पॉइंट में देखोगे टेंशन सेम। ऐसा क्यों हुआ सर? क्या अगर वो एक्सेलरेट कर रही होगी तभी भी टेंशन सेम? हाँ भैया हाँ। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। या तो एक्सेलरेशन जीरो हो तब फोर्स जीरो, या फिर मास जीरो हो तब फोर्स जीरो। तो रस्सी का आपने कुछ मास ही नहीं लिया तो भले ही वो एक्सेलरेट कर रही हो, फिर भी नेट फोर्स उस रस्सी में कितना होगा? जीरो। अगर नेट फोर्स उस रस्सी में जीरो है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का टेंशन सेम होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया कट के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भले ही वो एक्सेलरेट करे फिर भी टेंशन जीरो। क्यों? क्योंकि मास जीरो है। नेक्स्ट इज, टेंशन हमेशा इस तरीके से लगेगा कि वो लेंथ को कम करना चाहे। ठीक है, वो ठाकुर ऐसे बंधा होता ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो अब ठाकुर क्या है? खींच रहा है उसको अपना, भाई हाथ दर्द दे रहे हैं ऐसे रखे रखे, तो कम करना चाह रहा है। ओके, तो वैसे ही रस्सी क्या है? वो खिंचा रखी है, खिंचाई हुई है, तो उसके अंदर टेंशन है। अब कोई भी टेंशन में रहना चाहेगा क्या? नहीं। तो रस्सी भी नहीं चाहती कि वो टेंशन में रहे, तो क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट्स पे ऐसे फोर्स लगाती है कि वो लेंथ को कम कर सके। तो देखो जैसे रस्सी बंधी हुई ए और बी के बीच में, तो ऐसे अपने साइड फोर्स लगा रही है ताकि लेंथ को कम कर सके, और लेंथ कम हो गई तो टेंशन लगेगा ही नहीं, टेंशन गायब हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो नॉर्मल पे टेंशन हो गया, चर्चा हो गई, और टेंशन पे चर्चा हो गई। अब करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो इस पूरे चैप्टर की जान है। ठीक है, जाने मेरी जाने मन, ठीक है, वो ये जान है इसकी। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री कर दो बॉडी को, फ्री कर दो, मतलब जिस बॉडी का एफबीडी बना रहे हो आप, सिर्फ उस बॉडी को रखो, बाकी सबको हटा दो। इस दीवार को हटा दिया, उस वेज को हटा दिया। अब क्या करें? इस पे लगने वाले सारे फोर्स को इज्जत के साथ लिखो। इज्जत के साथ मतलब उनको नाम दो, नामकरण करके लिखो। अगर डायरेक्शन है तो प्रॉपर एंगल वेंगल बताओ कितने डायरेक्शन में है, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक फोर्स तो धरती माता लगा रही होगी नीचे एमजी, दीवार में टच है तो दीवार से एक फोर्स आ रहा होगा एनडब्ल्यू। हो सकता है ये जीरो भी हो किसी केस में, लेकिन आपको तो नहीं मालूम ना, तो आप मान लो। और जनरली नामकरण क्या करते हैं? दीवार से आया तो वॉल, तो नॉर्मल फ्रॉम वॉल। वैसे करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, राजू मानू, ठीक है, जो लिखना है आप वहां पर लिख सकते हो, छोटू मोटू, ठीक है, आपको मिनियन, जो लिखना है आप वहां पर लिखो। बट जनरल नाम बता रहा हूं कि दीवार से जो रखता है उसको क्या बोल देते हैं? एन डब्ल्यू। वेट से लगा है तो उसको अपन ने क्या बोलती है? N1 N2। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं उनको आप N1 N2 बोल सकते हो। ग्राउंड से जब भी लगता है उसको अपन क्या नामकरण कर देते हैं? NG, एन फ्रॉम ग्राउंड। बस ये कुछ कुछ टर्म्स हैं। अब इतने में क्या एफबीटी खत्म? नहीं 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 भैया, एंगल भी बताओ। यहां एंगल दिया हुआ है 30, तो देखो वो भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 60। टोटल 90 है ना, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो कितना हो गया? 60। तो यहां पर भी कितना हो गया? 60। क्या अब एफबीटी कंप्लीट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से एफबीडी बनाया जाता है। अब एक और बात आप एकदम याद रखना, अगर दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, आपको पता है कि हाँ भैया ये तो सेम होंगे ही होंगे, तो उनका नामकरण भी सेम करना, ताकि आपके वेरिएबल्स कम हो तो कम इक्वेशंस बनानी पड़े। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है क्या? चलो तो जल्दी से अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तीनों लॉज के ऊपर एक एक क्वेश्चन। तो ये पहला लॉ का है। पहला लॉ मतलब देखो सारी चीजें रेस्ट पे हैं, तो पहला लॉ, अगर सारी की सारी चीजें रेस्ट पे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ओके, तो अगर इनके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोला है? ऑरेंज वाली स्ट्रिंग का टेंशन बताओ। चलो भैया करना चालू करते हैं। देखो व्हाइट वाली पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो अपन को क्या मानना है? कि वो मासलेस है। तो पूरी व्हाइट स्ट्रिंग में सेम फोर्स होगा, तो इसका मतलब यहां पर जो फोर्स होगा, मान लो यहां पर फोर्स है T, तो यहां पर भी फोर्स होगा T, यहां पर भी फोर्स होगा T। क्यों? क्योंकि पूरी रस्सी सेम है, और अभी अपन ने चाय पीते हुए चर्चा करी टेंशन के बारे में। चलो अब सर एफबीडी बनाते हैं। सर इस 50 केजी वाले का एफबीडी बनाना है मेरे को, तो इस 50 वाले पे धरती माता कितना फोर्स लगा रही होगी? 500 mg। तो इसके ऊपर भी कितना फोर्स होगा? 500। तभी तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स जीरो। तो ये ग्रीन वाले का जो फोर्स है वो कितना आ गया? 500। अब इस पुली का एफबीडी बनाओ। सर पुली का एफबीडी बनाते हैं। पुली में सर ऊपर लग रहा है T, एक और ऊपर लग रहा है T, और नीचे लग रहा है 500।
तो सर ये भी, अब भले ही मूव भी कर रहा हो लेकिन पुली को भी अपन क्या मानते हैं, मासलेस, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब ऊपर का दोनों टी और नीचे का 500, तो 2t इक्वल टू 500, 2t इक्वल टू 500, तो t इज इक्वल टू 250। सर टी की वैल्यू पता चल गई 250, सर तो 10 केजी वाले का एफबीडी बना डालते हैं। 10 केजी वाले का एफबीडी में ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 250, टी की वैल्यू आ गई 250, और नीचे एक एमजी लग रहा है धरती माता का 100, और एक नीचे लग रहा है फोर्स ऑरेंज वाले का T2। मान लो ऑरेंज वाले का फोर्स कितना है, T2 जो निकालना है। अब ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट में, मतलब टोटल जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो देखो ऊपर 250 इज इक्वल टू 100 प्लस T2, तो T2 की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन। वाह भाई वाह, ठीक है। चलो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। ये इजी है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये बहुत इजी क्वेश्चंस आपको लगेंगे। हाँ, जब पुली ब्लॉक प्रॉब्लम आएगा, जब कंस्ट्रेन मोशन इन्वॉल्व हो जाएगा, तब भी इजी रहेगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। ऑल इज वेल, तो बोलो ऑल इज वेल। चलो अब सबसे पहले क्या करें, सर ये ऑब्जेक्ट है 20 केजी का, तो चलेगा तो हॉरिजॉन्टल में, है कि नहीं, ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं। तो सर ऊपर नीचे के फोर्सेस से तो कोई मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स निकालना है, मास दिया है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तीसरी बात नहीं समझते हो यार। चलो तो देखो, देखो इधर भी, तो ये 50 का हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, 50 cos 37। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5। वेरी गुड। तो 50 इंटू 4/5 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 40 न्यूटन। अब 10 का 10 cos 53, तो 3/5, तो 10 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6 न्यूटन। अभी इस ऑब्जेक्ट को देखो 20 केजी के, इधर फोर्स लग रहा है 40, इधर फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना, अपने पास एक ही फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स कितना, 40 माइनस 6 34 इज इक्वल टू मास 20 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 34/20। वाह 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 वाह, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चमक गया, कितना सिंपल सा था। हॉरिजॉन्टल में चलेगा, ग्राउंड में रखा हुआ है तो आपको पता है, और हॉरिजॉन्टल में किस तरीके से चलेगा वो आपने कैसे निकाल लिया। टोटल नेट फोर्स निकाला, 40 इधर 6 उधर, तो नेट कितना, 40 माइनस 6, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा कितना, 34/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे देखते हैं। थर्ड लॉ के ऊपर आपके ऊपर एक क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है 20 केजी का, कितने का, 20 केजी का, वो भैया रखा हुआ है ग्राउंड में, तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, mg 20g नीचे और नॉर्मल ऊपर। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो क्या n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स भैया, फॉल्स। ऑल्दो ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, नॉर्मल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20g, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों सेम इंस्टेंट पे लग रहे हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की। क्या थी, कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगने चाहिए। लेकिन ये तो धरती माता है, इसके ऊपर 20g लगा रही है, और धरती माता इसके ऊपर नॉर्मल लगा रही है, तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के फोर्स हैं, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। फॉल्स, बहुत बड़ा झूठ। हाँ, ठीक है, बहुत बड़ा झूठ हो गया। तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है भैया, अगर धरती माता इस ऑब्जेक्ट को 20g से नीचे खींच रही है, तो ये ऑब्जेक्ट भी धरती माता को ऊपर खींच रही है 20g से, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। धरती माता इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट भी धरती माता को नीचे नॉर्मल लगा रही है, वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। बात चमक गई? चलो नाउ पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। अब यहां पर मैं आपको एक सवाल दूंगा, यहां पर कंस्ट्रेन मोशन मिक्स होगा, ठीक है। अब पुली भी है, एक से ज्यादा ब्लॉक्स हैं और सब मोशन कर रहे हैं, तो लगाना तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ही है, लेकिन कंस्ट्रेन मोशन के साथ, क्योंकि अब यहां पर वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, एक से ज्यादा की एक्सेलरेशन निकालनी होगी, है कि नहीं, तो एक से ज्यादा बार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाओगे तो उतनी ज्यादा इक्वेशंस भी आएंगी, तो लेकिन फिर भी एक इक्वेशन आपकी कम पड़ेंगी जितने वेरिएबल्स हैं उसके सामने। तो इसलिए आपको एक रिश्ता कहां से लाना पड़ेगा, उधार मांग के। किससे? कंस्ट्रेन मोशन से आपको एक फॉर्मूला लेकर के आना पड़ेगा, एक इक्वेशन, और फिर वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तो एग्जांपल है ये पुली ब्लॉक प्रॉब्लम का। दो पुली है, एक पिंक कलर की रस्सी है और एक ग्रीन कलर की रस्सी है, 1 2 3 केजी के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, तीनों मूव कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो आपको बताना है सबके एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, ठीक है। मैं आपको पूरी की पूरी इक्वेशन लिख के दे दूंगा, कितने अननोन है और कितने इक्वेशंस है, फिर आप लोग सॉल्व कर लेना। कैसे, वो इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है,
तो ध्यान से देखना कैसे इक्वेशन बना रहा हूं और कैसे कंस्ट्रेन मोशन को अप्लाई कर रहा हूं। चलो तो देखो, मान लो कि ये ऊपर जा रहा है ए से, ठीक है। मान लो कि 3 वाला नीचे जा रहा है बी से और 2 वाला भी नीचे जा रहा है सी से। अगर नेगेटिव आया तो डायरेक्शन अपोजिट। अपन को नहीं मालूम ना कौन कहां जा रहा है, भैया अपन तो गांधी जी के बंदर बन के बैठ जाते हैं, अपन को नहीं मालूम कहां जा रहा है। तो मान लिया कि चलो ए 1 वाला ऊपर जा रहा है और 2 और 3 वाले नीचे जा रहे हैं। मान लिया ऐसा अपन ने कि ये 3 वाला भी नीचे जा रहा है बी से और 2 वाला नीचे जा रहा है सी से। अगर कोई ऊपर जा रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर, तो उससे अपन को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। टेंशन यहां लगाना है, टेंशन लेना नहीं है। अब देखो और बात करूं तो ये हरी वाली पूरी एक रस्सी है, तो इसमें पूरा में सेम टेंशन होगा। तो यहां पर टेंशन टी, तो यहां पर भी टेंशन टी, T1 बोल देता हूं, ठीक है। पिंक वाला पूरा एक रस्सी है, तो अगर यहां पर रस्सी में टेंशन T2 तो यहां पर भी टेंशन T2, ठीक है। और कोई अननोन? और कोई अननोन नहीं, बाकी सब कुछ तो दिया है, इसके अलावा कोई अननोन नहीं है। तो कितने अननोन है, कितनी चीजों के बारे में अपन को नहीं पता, अपन अभिज्ञ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमको नहीं पता, अपन को ज्ञात नहीं है क्या चीज, T1 T2 A B और C, 5 चीजें हैं जिसके बारे में नहीं पता। तो अगर 5 अननोन है तो कितनी इक्वेशन चाहिए सर? 5 इक्वेशन चाहिए सर। तीनों में एक एक बार न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे तो 3 इक्वेशन तो आ जाएंगी। इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ, इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ, इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ, तो 3 इक्वेशन तो आ जाएंगी सर। 2 इक्वेशन और कहां से लाएं? एक इक्वेशन T1 और T2 के बीच में रिश्ता आ जाएगा, क्योंकि पुली मासलेस है तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ से एक इक्वेशन आ जाएगी। एक और इक्वेशन कहां से लाएं? तो एक और इक्वेशन आएगी कंस्ट्रेन्ड मोशन से, ए बी और सी के बीच में रिश्ता। चलो जल्दी से निकालते हैं, और ये भी देखना कैसे अप्लाई करते हैं। कई लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना नहीं आता भैया, प्लस माइनस की गड़बड़ी करते हैं। आज के बाद नहीं, जैसे बता रहा हूं ना, एक बार ध्यान दे दो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे उस चीज को। देखो मान लो ठीक है, ए ऊपर जा रहा है, 1 kg वाला ऊपर जा रहा है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? T2। देखो मैं एफबीडी बना देता हूं आपके लिए। 1 kg वाला ऑब्जेक्ट को देखो, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? T2। नीचे फोर्स धरती माता कितना लगा रही है? 10। 2 kg वाले ऑब्जेक्ट को देखो, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? T1। नीचे धरती माता कितना लगा रही है? 20। और 3 kg वाले ऑब्जेक्ट को देखो, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? T1। और नीचे धरती माता कितना लगा रही है? 30। आपने माना ये नीचे जा रही है बी से, आपने माना ये नीचे जा रही है सी से, और आपने माना ये ऊपर जा रही है ए से। अब ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? T2 माइनस 10। कई लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं, 10 माइनस T2 की T2 माइनस 10। जा कहां रहा है? आपने क्या माना कहां जा रहा है? ऊपर, तो T2 माइनस 10 क्या लिखोगे? T2 माइनस 10। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास कितना? 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना? A। बात समझ में आई? कितना सिंपल है। अब देखो 2 kg वाले को आपने क्या माना कि वो नीचे जा रहा है, तो 20 माइनस T1, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 20 माइनस T1। नेट फोर्स नीचे जा रहा है तो नीचे वाला ज्यादा होगा 20, तो ऊपर T1, तो 20 माइनस T1। 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2C, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 kg वाले का? C। 3 kg वाले को देखो, वो भी नीचे जा रहा है, तो क्या लिखोगे? 30 माइनस T1। 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 3B। क्लियर हो गया? 3 इक्वेशन तो आ गई सर। 5 अननोन है, 3 इक्वेशन आ गई। एक और सर, पुली का एफबीडी बना डालो। सर जब मैं पुली का एफबीडी बनाऊंगा तो इसमें ऊपर फोर्स लग रहा है, ओहो गलत कर दिया, ये वाले पुली का, ये नीचे वाले पुली का मैं बना रहा हूं, तो देखना ऊपर फोर्स लग रहा है T2, नीचे फोर्स लग रहा है T1 और T1। नेट फोर्स 0 होगा, भले ही ये चल रहा है लेकिन इसके पास कोई मास नहीं है। कोई मास नहीं तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब T2 किसके बराबर हो जाए? T1 प्लस T1, मतलब 2T1 के। तो 2T1 इज इक्वल टू T2। एक इक्वेशन और यहां से आ गया सर। 4 इक्वेशन आ गई सर। एक और इक्वेशन मिल जाए तो सर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलो एक इक्वेशन और कहां से लाएंगे? कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेन्ड मोशन में देखो, अगर ये 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये पुली तो रेस्ट पे, ऊपर वाली पुली भाई साहब रेस्ट पे है, और अगर ये ऊपर ए से जा रहा है तो ये नीचे ए से जा रहा होगा। अब देखो ये वाली पुली का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये पुली का डायग्राम बना रहा हूं, दिख रहा है यहां पर? चलो, तो पुली नीचे जा रही है कितने से? ए से, और ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है कितने से? सी से, और ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है कितने से? बी से, है कि नहीं? देखो ये वाला 2 kg कितने से जा रहा है? सी से, और ये कितने से जा रहा है? बी से। तो यहां पर भी ये सी से, ये बी से।
अब तीनों की डायरेक्शन सेम है, याद रखना मैंने कब फॉर्मूला बताया था, जब तीनों की डायरेक्शन सेम हो। तो यस यहां पर तो तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या बोल दोगे, c प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू ए, c प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू ए। 5 इक्वेशन 5 अननोन सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। चमक गया क्या? इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस दिल को कहना है ऑल इज वेल, तो सब कुछ वेल हो जाएगा। चलो नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसी जगह या ऐसा फ्रेम जहां से आप टुकुर टुकुर मोशन को देख रहे हो, टुकुर 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 देख। चलो, तो ऐसा फ्रेम जहां से आप टुकुर टुकुर मोशन को देख रहे हो। मान लो आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन के बाहर ऐसे झांक रहे हो, तो ट्रेन के बाहर आप जो भी चीज को देख रहे हो वो किस फ्रेम से देख रहे हो, ट्रेन के, तो ट्रेन क्या हो जाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आप घोड़े में बैठे हुए हो और आप मस्त देख रहे हो बाहर सबको, ये फोटो खींच रहा है कोई आपकी, तो आप क्या हो जाओगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो घोड़ा क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जहां से आप ऐसे टुकुर टुकुर मोशन को देख रहे हो, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब जो भैया रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, मतलब पास आओ एक्सेलरेशन जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है तो उसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आपको एक राज की बात बताता हूं, पास आओ। जितना भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अभी अपन ने पढ़ा वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में फेल हो जाता है। ओके, ये बात याद रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सारे के सारे लॉज फेल हो जाते हैं, न्यूटन्स लॉज फेल हो जाते हैं। फेल क्यों फेल हो जाते हैं भैया, वो अपन अभी देखते हैं। और उनको सुधारने के लिए क्या करना है, किस तरीके से अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन के लॉ अप्लाई कर पाए, ये अपन को देखना है, ठीक है क्या। चलो, और क्यों जरूरत पड़ी सर, क्यों, तो देखो उसी चीज के बारे में बता रहा हूं। अब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है 10 केजी का, 60 न्यूटन लग रहा है इसके ऊपर फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, जो ग्राउंड में बैठा है। एक बात आपको बता दूं, जो फोर्स है वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप किसी भी फ्रेम से देखो 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इंडिविजुअल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 60 न्यूटन और 10 केजी, तो F इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू F बाई एम, तो 60 बाई 10 इज 6, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो ग्राउंड में बैठा है उसके लिए तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, हाँ भैया फोर्स लग रहा है और इतने से उसको चलता हुआ दिखाई देगा। अब मान लो उसी के बाजू में आप आ गए भैया ये गाड़ी लेकर के, ठीक है, और आप भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चलने लग गए, एक्सेलरेट करने लग गए एकदम उसी के बाजू में, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये तो रेस्ट पे है, अरे ये तो रेस्ट पे है, ये तो रेस्ट पे है कि नहीं, रिलेटिव देखो रेस्ट पे लगेगा। लेकिन आपके लिए इसके ऊपर फोर्स तब भी लग रहा होगा 60 न्यूटन, उड़ी बाबा ये तो गलत हो गया, फोर्स लग रहा है 60 लेकिन एक्सेलरेशन जीरो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ये बाइक वाले भाई साहब के, हाँ, तो इस बाइक वाले भाई साहब के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो और नेट फोर्स 60 न्यूटन लग रहा है, तो ये तो हो गया गवारपन। मतलब यहां पर इस फ्रेम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज इनवैलिड। तो अब लोग बोलते हुए रोते हुए गए, अरे भैया ये क्या हो गया न्यूटन साहब, यहां तो लग ही नहीं रहा आपका फॉर्मूला। तो फिर उन्होंने बोला अरे भैया यहां पर फोर्स एक और लग रहा है, आपने एक ही फोर्स लगाया 60 न्यूटन, यहां एक और फोर्स लग रहा है। तो लोगों ने बोला कौन सा फोर्स, तो न्यूटन ने कहा सर यहां पर लग रहा है सूडो फोर्स, एक फॉल्स फोर्स। मतलब आप जब भी ऐसे फ्रेम से देख रहे हो जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको एक और फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका नाम है सूडो फोर्स, ठीक है। तो चलो अब सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जो सवाल आपके मन में उठे होंगे उनको मैं पहले शांत कर देता हूं, आपकी जिज्ञासा शांत कर देता हूं। तो देखो अपन, अब आप ऐसे बोलोगे सर तो इनर्शियल किसको लें, अगर अर्थ को देखोगे तो वो भी एक्सेलरेट कर रहा है, सन को देखोगे वो भी कर रहा है, सोलर सिस्टम को देखोगे तो वो भी कर रहा है, तो सर मोशन और रेस्ट तो अपन डिफाइन कर ही नहीं सकते किसी चीज का। तो अपन ने क्या बोला कि धरती माता को अपन इनर्शियल मानेंगे। क्या मानेंगे, धरती माता को इनर्शियल, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। और अगर धरती माता अपने लिए इनर्शियल है तो धरती माता के रेस्पेक्ट में जो भी चीजें हैं रेस्ट पे वो सब भी क्या हो जाएंगी, इनर्शियल। मतलब बिल्डिंग्स, ये दीवार धरती माता के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो ये भी क्या हो गई, इनर्शियल। अगर मैं रुका हुआ हूं तो मैं भी क्या हो गया, इनर्शियल। रोड क्या हो गई, इनर्शियल। रोड में अगर कोई खड़ा हुआ है या बैठ के चाय पी रहा है तो वो भी क्या हो गया, इनर्शियल। धरती माता के रेस्पेक्ट में जो जो रेस्ट में होगा वो सबका सब इनर्शियल। क्लियर हो गया,
चलो, तो और एनएलएम इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। एनएलएम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। तो वैलिड कराने के लिए क्या करें, तो उसके लिए अपन ने कॉन्सेप्ट यूज किया सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स है जो लग नहीं रहा, लेकिन अपन को लेना है, अपन को उसको अपने फॉर्मुलेज में लेना है, उसको अपन को दिखाना है। कब? जब आप ऐसे फ्रेम से देखो जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। समझ में आया क्या? सूडो फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बस चीजों को समझने के लिए कि अरे भैया एक्चुअल में तो देखोगे तो देखो इस ऑब्जेक्ट में ये एक्सेलरेट कर रहा था जब 60 न्यूटन फोर्स लगा, वो तो आपको लग रहा है ना कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो इसलिए जब आपको ये इल्यूजन हो रहा है तो उस इल्यूजन को सही करने के लिए अपन ने बोला भाई एक और इल्यूजन ले लो। हाँ, क्या बोलते हैं, लोहा जहर जहर को मारता है, लोहा लोहा को काटता है, वैसे ही इल्यूजन इल्यूजन को मारेगा। तो एक इल्यूजन हुआ आपको कि ये नहीं चल रहा है, तो उसी के लिए बोला एक और फॉल्स फोर्स ले लो। ओके, तो वो फोर्स को नामकरण किया सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स है तो इसके पास भी दो चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मान लो ये एक्सेलरेशन, ये फ्रेम है, ये फ्रेम देख रहा है, तो इस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 10 इंटू 6, 60 न्यूटन का सूडो फोर्स लगेगा। और कहां लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। फ्रेम की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट लगेगा सूडो फोर्स। तो मतलब भैया सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कहां है? इधर, तो इसके अपोजिट लगेगा सूडो फोर्स। और कहां लगेगा? ऑब्जेक्ट में लगेगा। तो 60 न्यूटन यहां लग गया। अब 60 न्यूटन कैंसल, नेट फोर्स 0, और एक्सेलरेशन भी क्या था रिलेटिव में? 0। चमक गया क्या? चमक गया। तो सूडो फोर्स क्यों लाया गया? ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन बाबा की जय जयकार हो सके। न्यूटन बाबा करेक्ट हैं, न्यूटन बाबा करेक्ट हैं, उसके लिए सूडो फोर्स को लाया गया। चमक गया सारी चीजें। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सूडो फोर्स के ऊपर। अब ये एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसे कार्ट है जिसमें एक आदमी है और वो रस्सी खींच रहा है। तो रस्सी खींच रहा है तो पूरा खुद वो और पूरा का पूरा जो कार्ट है वो पूरा का पूरा ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको बोला है कि आदमी और इस कार्ट के बीच में ये जो प्लेटफॉर्म है, इन दोनों के बीच में क्या नॉर्मल है ये बताना है। एक तो तरीका है कि आप यहां पर खड़े हो जाओ, यस, और यहां के रेस्पेक्ट से आप इसको देखो। तो आप क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम। अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो तो आपको कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, F इक्वल टू एम लगा के आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, इस आदमी को लो ही ना, ये जो आदमी है उसी के रेस्पेक्ट में देखो, ऑरेंज वाले आदमी के रेस्पेक्ट में ही आप चीजों को देखो। तो ये तो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। और अगर आप उसको खुद के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? रेस्ट पे। अब मैं अगर खुद एक्सेलरेट कर रहा हूं लेकिन मेरे लिए मेरा हाथ तो रेस्ट पे है, मेरे लिए तो वो जो जिस लिफ्ट में मैं हूं वो रेस्ट पे होगा, तो इस आदमी के लिए सब कुछ रेस्ट पे हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन बन जाएगा, सब कुछ रेस्ट, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। तो इसको जल्दी से सूडो फोर्स से करते हैं, ठीक है? इस आदमी के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं सब चीज, इस आदमी के रेस्पेक्ट में मैं देख सकता हूं, सब कुछ रेस्ट पे हो जाएगा। बस क्या लगाना है? एक सूडो फोर्स और लगाना है। चलो, तो इस वेज का, ये जो आपका कार्ट है, प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का पहले मैं एफबीडी बनाता हूं। इस प्लेटफॉर्म का एफबीडी में क्या होगा? एक टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा। मान लो इस रस्सी का टेंशन है टी, यहां और यहां पूरी सेम रस्सी है तो टेंशन टी। इस पूरे प्लेटफॉर्म का एक एमजी नीचे लगेगा 100, 10 केजी का प्लेटफॉर्म है तो एम इंटू जी, 10 टेंजा 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा? और अगर आप इस पूरे कार्ट में देखो तो एक नॉर्मल लगेगा नीचे। आदमी जो है, आदमी इस प्लेटफॉर्म को नीचे ढकेल रहा होगा ना, है कि नहीं? चलो, और आदमी को प्लेटफॉर्म कहां ढकेल रहा होगा? ऊपर। तो ये किसका? प्लेटफॉर्म का एफबीडी हो गया। अब किसका एफबीडी बनाना है? आदमी का। अब आदमी का एफबीडी बनाओ। आदमी का जब आप एफबीडी बनाओगे तो आप ये देखो, आदमी के ऊपर भी एक टेंशन लगेगा ऊपर टी, एक नीचे फोर्स लगेगा कितना? mg 500 न्यूटन, और एक नॉर्मल लगेगा ऊपर। ऊपर एक और फोर्स कौन सा लगेगा? नॉर्मल। क्या ये सफिशिएंट है इतना? नहीं। आप आदमी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कितने से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सूडो फोर्स आदमी में कितना लगेगा? 5 इंटू 50, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो 50 इंटू 5, 250 न्यूटन। और कहां? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहां था? ऊपर, तो उसके अपोजिट में। तो एक फोर्स और लगेगा आदमी में नीचे, 250 न्यूटन। क्या इसका भी काम खत्म? नहीं। अरे भैया ये भी तो एक्सेलरेट कर रहा था। अब अगर आप आदमी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो इसमें भी सूडो फोर्स लगेगा। कितना? इसका मास कितना है? 10, और एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो 5 टेंजा 50 लगेगा, और कहां? अपोजिट। तो इसमें एक और फोर्स नीचे लगेगा, दैट इज 50 न्यूटन।
अब ये दोनों आपके लिए रेस्ट में है, तो नेट ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला, नेट ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला। तो यहां पर देखो, यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी ऊपर लग रहा है, बाकी सब नीचे, तो टी इज इक्वल टू एन प्लस 150, टी इज इक्वल टू एन प्लस 150। अब यहां पर देखो टी और एन ऊपर लग रहे हैं, ये दोनों नीचे, तो 5 6 7 750, टी प्लस एन इक्वल टू 750। तो ऊपर से टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, n प्लस 50, तो n प्लस एन 2n इज इक्वल टू 750 माइनस 150 600। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई आंसर डायरेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन ने इसको इस फ्रेम से किया, इस आदमी के फ्रेम से जो खुद एक्सेलरेट कर रहा था, तो अपन ने सूडो फोर्स लगाया, इसमें 50 न्यूटन और इसमें 250 न्यूटन। अब वो लगाने के बाद दोनों फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन हो गया। अगर ग्राउंड से करते तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का क्वेश्चन होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जब भी आप उसको खींचोगे तो वो एक फोर्स लगाती है, अपने अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती है ना वो, तो स्प्रिंग की होती है एक नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मतलब जब उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो कितने लंबी है, वो होती है उसकी नेचुरल लेंथ। अब नेचुरल लेंथ से अगर आप खींचोगे तो स्प्रिंग वापस खींचेगी उसको, और अगर आप इसको कंप्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग ढकेलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितना खींचा है। आप खुद कभी प्रैक्टिकली करना, स्प्रिंग है, स्टार्टिंग में जब खींचोगे तो कम फोर्स लगेगा, और जब खींचा गया है उसके बाद और खींचोगे तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स बढ़ता जाता है। तो एक बात तो ये पता चली कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा नेचुरल लेंथ से उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरा, जितनी ज्यादा स्टिफ होगी, जितनी ज्यादा कड़क होगी स्प्रिंग, जितनी ज्यादा मोटी स्प्रिंग होगी, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए कोई स्प्रिंग कितनी ज्यादा मोटी है, कितनी ज्यादा स्टिफ है, इसके लिए अपन एक कांस्टेंट लिखते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। तो के जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो नेट फोर्स हो जाता है के इंटू एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर नेचुरल लेंथ से अगर आपने एक्स खींचा है तो स्प्रिंग जो वापस फोर्स लगा रही होगी वो लगा रही होगी के इंटू एक्स, डायरेक्शन अपोजिट टू एक्स, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए कई बार अपन क्या लिख देते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में फोर्स लगाती है। क्लियर? ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज है कि अगर एक स्प्रिंग है उसका स्टिफनेस कांस्टेंट के है, एक्स आपने खींचा है तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, के एक्स फोर्स लगाएगी। अब अपन को यहां पर क्या बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, काटना है यहां। अरे भैया किसी का काटना नहीं है, स्प्रिंग काटना है, ठीक है। चलो, तो स्प्रिंग को अपन को कट करना है और स्ट्रिंग। अब देखो पहले वाले केस में क्या होगा, ये स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग था। अब मान लो अगर इसका कोई मास है, इसका कोई मास है, काटने से पहले यहां पर भी कोई टेंशन होगा। मान लो इसका मास है एमबी और ये एमए, तो यहां पर टेंशन होगा एमबीजी, यहां पर भी होगा एमबीजी, और ऊपर में नेट टेंशन कितना हो जाएगा, एमए प्लस एमबीजी। यस, न्यूटन फर्स्ट लॉ से निकाल लोगे, ये वाली रस्सी दोनों को पकड़ी हुई है, ए और बी को, तो यहां पर टेंशन कितना होगा, एम ए प्लस एम बी जी, और यहां पर कितना होगा, एम बी जी, या एम वन एम टू कर देता हूं ना, क्या मैं भी इतना गवारपन कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल सिंपल, ये M1 ये M2, तो यहां पर जो टेंशन होगा वो M1G, यहां पर जो होगा वो M1 प्लस M2G। क्लियर? अब जैसे ही आपने इस रस्सी को काटा, जैसे ही आपने ऊपर वाली रस्सी को काटा, उसमें तो टेंशन तुरंत जीरो है कि नहीं, उसमें तुरंत जीरो, और जैसे ही काटा वैसे ही ये जो हल्की सी खिंचाई हुई थी वो वापस नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, तो इसमें भी टेंशन जीरो। तो एक बात याद रखना, जब भी आप रस्सी को काटे हो, किसको काटे हो, रस्सी को काटोगे, तो तुरंत जितनी भी रस्सियां हैं उन सब में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। ऊपर जैसे ही काटे, जस्ट आफ्टर कट, उसमें भी टेंशन जीरो, इसमें भी टेंशन जीरो, मतलब ये दोनों फ्री फॉल करने लग जाएंगे। ये भी क्या करेगा, फ्री फॉल जी एक्सेलरेशन से, ये भी क्या करेगा, फ्री फॉल जी एक्सेलरेशन से। लेकिन अब सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में स्प्रिंग ऊपर है, रस्सी नीचे। अब जैसे ही आपने स्प्रिंग को काटा, स्प्रिंग तुरंत अपने नेचुरल लेंथ में चल जाएगा, तुरंत इंस्टेंटली। तो जैसे ही आपने स्प्रिंग को काटा, यहां पर भी टेंशन जीरो हो जाएगा और यहां पर भी टेंशन जीरो। क्यों? क्योंकि ये हल्का सा भी, जैसे ही आपने काटा ये नेचुरल लेंथ में आया, वैसे ही यहां पर भी टेंशन जीरो, क्योंकि यहां पर टेंशन कब है, जब खिंचाव होगा। आप खुद सोचो, अगर यहां पर टेंशन होगा तो ये जी से ज्यादा तेज गिरेगा और ये जी से कम। और ऐसा क्यों होगा भैया, जब दोनों हवा में गिर रहे हैं तो दोनों जी से गिरेंगे, एक दूसरे को कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो जस्ट काटने के बाद यहां पर भी दोनों में टेंशन जीरो, यहां पर भी दोनों में टेंशन जीरो, लेकिन यहां नहीं होगा। यहां आपको ये बात एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है? देखो, अब जैसे इसको काटा, इसका टेंशन तो तुरंत जीरो, इसका टेंशन तो तुरंत जीरो, लेकिन अभी भी स्प्रिंग खिंचाई हुई है, तो यहां पर तुरंत टेंशन जीरो नहीं होगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ी देर बाद होगा,
थोड़ी देर बाद जब नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, और तुरंत तो नहीं है कि नेचुरल लेंथ में, ये तो तुरंत आ गई थी नेचुरल लेंथ में क्योंकि एकदम 0.0000001 खिंचाई हुई थी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खिंचाई हुई है ना, तो इसको तो नेचुरल लेंथ में आने में टाइम लगेगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कट। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, यहां पर क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी से करके बता रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन जल्दी से करके बता रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, इधर थोड़ा बड़ा हो गया होगा लेक्चर तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं हर एक चीज देने की कोशिश किया हूं एग्जांपल के साथ, इसलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। और ठीक है, और अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए मेरे से, मेरे को तुरंत आप मैसेज में बताना, नीचे कमेंट्स में बताना कैसा लगा, वो भी मेरे को आप बताना, कुछ इंप्रूवमेंट है वो भी मेरे को बताना, ठीक है, ताकि मैं भी आपके लिए और ऐसे ऐसे वीडियोस पूरे लाऊं, मेरे अंदर भी मतलब बने रहे ना कि पूरे हमने 40 चैप्टर्स देने, मतलब देने ही है किसी भी हाल में, जल्दी से जल्दी देने तो है ही, बट जल्दी से जल्दी देने हैं। ओके, तो अब मान लो ये मैं अगर बोल दूं ये है 5 kg का, और मान लो ये भी है 5 kg का, ठीक है, तो जस्ट काटने से पहले क्या फोर्स होगा, यहां पर पूरे स्प्रिंग में फोर्स, और स्टिफनेस कांस्टेंट के मान लो 10, स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है 10, तो जस्ट काटने से पहले यहां पर टेंशन होगा 50 न्यूटन, यहां पर होगा 50 न्यूटन, और यहां पर होगा 5 5 10 100 न्यूटन, है कि नहीं। ऊपर वाली जो रस्सी है वो दोनों को पकड़ के रखी है, तो यहां पर टेंशन कितना होगा 100 न्यूटन, और इस पूरे रस्सी में टेंशन कितना होगा 50 न्यूटन। अब रस्सी में टेंशन है 50 न्यूटन, के है 10, तो वो कितनी खिंचा रखी है, तो 50 फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर खिंचाई हुई है। अब आपको बोलेगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बोथ द 5 kg ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कट, काटते के साथ दोनों का एक्सेलरेशन कितना है बताओ। कई लोग जी जी लिख के आते हैं और ऑप्शन में रहता है प्लस 4 सोचते हैं और -1 आ जाता है, बेचारे खून के आंसू होते हैं। तो अब उसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि आपने इसको काटा तो काटने के बाद ये टेंशन गायब हो जाएगा 100 तुरंत, बट ये गायब नहीं होगा, ये 50-50 न्यूटन रहेगा, ये थोड़ी देर बाद गायब होगा। लेकिन आपको क्या बोला है, जस्ट आफ्टर द कट इन दोनों का एक्सेलरेशन बताओ। तो एफबीडी बनाओ, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ऊपर वाले 5 kg का बना रहा हूं, ऊपर वाले ए और इसको बी बोल देता हूं, तो ए वाले केजी का 5 के, अब ऊपर वाला टेंशन तुरंत 0, नीचे एक धरती माता का फोर्स लग रहा था 50, और नीचे एक और फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन स्प्रिंग का। ये देखो ये स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही थी 50 नीचे, और उसका खुद का एमजी लग रहा था, तो नेट फोर्स कितना हो गया 100, और मास कितना है 5, तो नेट फोर्स 100, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्री फॉल नहीं करेगा, उससे भी तेज गिरेगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा जस्ट आफ्टर द कट। और नीचे वाले का देखो, नीचे वाला बी वाला ऑब्जेक्ट 5, इसमें धरती माता लगा रही है नीचे 50, और ऊपर वाली स्प्रिंग का फोर्स तो अभी भी है कितना 50, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना है 0। तो जैसे ही आपने ऊपर वाले को काटा, उस इंस्टेंट में तुरंत चलना चालू नहीं होगा, मिली सेकेंड्स कुछ सेकेंड्स के बाद ये चलना चालू होगा, जब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये टेंशन कम हो जाएगा, तब ये गिरना चालू होगा। लेकिन जैसे ही आपने काटा उस इंस्टेंट में इसका एक्सेलरेशन 0 और इसका एक्सेलरेशन 20। ये फील आई इस चीज की, अरे भैया रिवीजन में कौन इसको कराता है, तो यहां पर इसलिए मैंने आपको ये दिया ताकि ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएं और एग्जाम में आप ये सारी गलतियां ना करो, ठीक है क्या। चलो, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ये जितना भी बोर्ड वर्क है अभी तक, जितना भी मैंने नोट्स दिया ना यहाँ पर रिवीजन नोट्स, ये पूरा नोट्स चाहते हो तो आप लोग ऐप को अभी डाउनलोड करो, ठीक है। उस ऐप में ये सारी चीजें फ्री है, ये पूरा का पूरा जितना भी नोट्स है ये फ्री है, और ये सारे लेक्चर्स आपको ऐप में भी मिल जाएंगे। प्लस अगर आपके कोई भाई बहन या कोई रिलेटिव AISSE क्लास 6 मतलब सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 6 की, तो वो वाला कोर्स भी पूरा ऐप में है। मैं और श्रेष्ठ सर पूरा का पूरा ये कोर्स पढ़ा है, मैथ्स, इंटेलिजेंट टेस्ट, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इंग्लिश, पूरा का पूरा कोर्स वहां पर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अभी जो आपने पढ़ा पूरा का पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के ऊपर अगर आप चाहते हो कि IIT के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए आपको कोई टेस्ट मिले ताकि आप एनालाइज कर सको और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, तो भी आप तुरंत ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट, ठीक है। सॉरी यहां पर फ्री टेस्ट तो नहीं है, फ्री लिखा हुआ है, 99 रुपीज में फ्री जैसा ही है, 99 रुपीज में आपको 40 टेस्ट मिल रहे हैं, 40 टेस्ट आते जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपका ये रिवीजन लेक्चर SMS सीरीज का बनाते जाऊंगा, वैसे वैसे उसमें टेस्ट आते जाएंगे। 99 रुपीज में आपके पूरे 40 टेस्ट हैं, तो उसके लिए आप ऐप अभी डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरीज है आप मेरे को पूछ सकते हो, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो यहां पर भी नंबर लिखा हुआ है 9111410781, ठीक है। वैसे तो ये ऑफिस नंबर है, लेकिन आप उसमें कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरव सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।